फाइनेंस। चलिए आज का करंट अफेयर का हमारा शो चालू करते हैं। आज की फर्स्ट न्यूज है इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली। ये ग्रैंड मास्टर है, इंडियन ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली। इन्होंने रिसेंटली मैग्नस कार्लसन को बीट किया है। मैग्नस कार्लसन, CARL कार्लसन। मैं बताना चाहूंगा ये मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं बहुत बार चेस के। अगर कोई इंडियन मैग्नस कार्लसन को हराता है मतलब उसमें बहुत ज्यादा दमखम होगा। अब बात कर लेते हैं इंडियन ग्रैंड मास्टर। ये याद रखिएगा, ये जो ग्रैंड मास्टर है ये चेस के दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल है। किसी भी चेस प्लेयर को अगर ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल जाता है तो वो वर्ल्ड चैंपियन से कम नहीं है। ये इंडिया प्रोवाइड नहीं करता है। जो ग्रैंड मास्टर का ये जो टाइटल है ये प्रोवाइड करता है फाइड मैंने पहले भी बता चुका है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसमें मैं बताना चाहूंगा फाइड की स्थापना हुई थी 1924 में, तारीख थी 20 जुलाई को, और इसीलिए हर साल चेस डे 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। अब रीजन क्या है मैंने बता दिया कि चेस को जो हैंडल करता है इंटरनेशनल स्तर पर वो है फाइड, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। तो हर बार चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई को। अब बात कर लेते हैं इंडिया में चेस को कंट्रोल कौन करता है, तो इंडियन चेस फेडरेशन उसके लिए अलग से है, ICF। इंडियन चेस फेडरेशन इंडिया में चेस को कंट्रोल करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1951 में। उसका हेडक्वार्टर कहां है, दिल्ली में। आप लोगों को इतना चेस के लिए याद रखना ही पड़ेगा। और अभी हमने क्या देखा था, कार्तिकेयन मुरली जिन्होंने किसको हराया है, मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन कहां के हैं, मैंने हमेशा कहा है जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ते हो तो जो भी प्लेयर है उसका आपको प्लेस याद रखना है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है या किस राज्य से बिलोंग करता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते हैं, नॉर्वेजियन चेस प्लेयर। आपको ये भी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इंडियन ग्रैंड मास्टर की बात चल रही है, तो इंडिया के फर्स्ट जो ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथन आनंद। अब बात कर लेते हैं मैग्नस कार्लसन को हराने वाले, क्या ये फर्स्ट इंडियन है, बिल्कुल नहीं। मैग्नस कार्लसन को बहुत कम टाइम होता है कि मैग्नस कार्लसन किसी भी चेस इवेंट को हारेगा। याद रखिएगा कार्तिकेयन मुरली मैग्नस कार्लसन को हराने वाले थर्ड इंडियन बन गए। ही इज द थर्ड इंडियन जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। फर्स्ट इंडियन कौन थे, समथिंग कृष्णा थे, उनके नाम में कृष्णा था। ये फर्स्ट इंडियन थे जिनके नाम में कृष्णा आएगा। सेकंड इंडियन विश्वनाथन आनंद थे और थर्ड इंडियन थे कार्तिकेयन मुरली। चेस के बारे में मैंने बता चुका है। चेस से रिलेटेड बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें आपका सबसे कॉमन चेस का जो क्वेश्चन होता था वो यही होता था कि इंडिया का फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, मैंने बता दिया। अगर आपको यह पूछा जाए कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, तो उसका नाम है S विजयलक्ष्मी। S विजयलक्ष्मी ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर है। तो आपको फर्स्ट मेल भी पता चल गया, फर्स्ट फीमेल भी पता चल गया। अगर आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त, राजीव गांधी, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न मिलने वाला इंडिया का फर्स्ट, कोई भी खेल से वो बिलोंग करता हो, कुल मिला के इंडिया का फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला वो है विश्वनाथन आनंद। याद रखिएगा ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको नहीं पता है, और ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आज का। आपको कुछ भी भूल जाओ बट ये नहीं भूलिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था। फर्स्ट इंडियन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। चलिए चेस के बारे में मैं बहुत ज्यादा बता चुका हूं, और हाँ कई बार आपको टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। टर्मिनोलॉजी, अलग अलग खेल होते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स में उस खेल के अंदर के शब्दों पर प्रश्न आते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन चेस से जो आता है वो होता है एक गेम बीट। ये आपको पता होना चाहिए। चेस जब भी शुरुआत होती है चेस खेलने की उसे कहा जाता है गेम बीट। ये समझ में आ रहा है, टू स्टार्ट अ गेम। यानी आप अगर चेस में आपके पास पॉन होता है प्यादा, उसको जब शुरुआत करते हो 2 कदम आप चलते हो उसे कहा जाता है गेम बीट। और आपको तो पता होगा कि चेस की जब अंत होता है राजा को मारने वाला उसको क्या कहा जाता है, चेकमेट।
उसे कहा जाता है यानी अंत करने वाला मोड। इसके अलावा आपने एक चेसलिंग सुना होगा। चेसलिंग किसी ने नहीं, चेसलिंग नहीं होता है, वो कैसलिंग होता है, कैसलिंग होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। कैसलिंग ये शब्द किससे रिलेटेड है? चेस से। एक और वर्ड पूछा गया था चेस से। चलिए फिलहाल इतना मोर देन इनफ होगा आई थिंक आज के लिए, हमने ये जो डिस्कस किया है। और हाँ, याद आया, चेस में एक एलिफेंट होता है, हाथी। क्वेश्चन ये पूछा गया था एसएससी एमटीएस में कि ये हाथी जो चेस में होता है उसका ऑफिशियल नेम क्या है? तो आपको ये याद रखना है, रूक। क्या कहा जाता है? रूक। एक आपके पास इसमें कैमल भी होता है, ऊंट। ऊंट को क्या कहा जाता है? बिशॉप। ठीक है, तो आपको अब ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल चेस के लिए हमारी आज की जो न्यूज थी इतनी मोर देन इनफ होगी। आज की नेक्स्ट न्यूज में बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट विस्टाडोम ट्रेन सर्विस अभी रिसेंट में स्टार्ट हुई है। फर्स्ट, सब लोग ध्यान से लिखते हुए चलेंगे। फर्स्ट विस्टाडोम ट्रेन सर्विस कहां पर स्टार्ट हुई अभी रिसेंट में? जम्मू एंड कश्मीर की ये फर्स्ट विस्टाडोम ट्रेन सर्विस है। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या है विस्टाडोम। मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस ट्रेन सर्विस है, बहुत ज्यादा लग्जूरियस ट्रेन होती है। आप नॉर्मली यहां पर आधे से ज्यादा लोग अगर ट्रेन में बैठे हैं तो आपको ट्रेन से क्या याद आता है? नीला डब्बा। आधे से ज्यादा नीली ट्रेन आजकल पाई जाती है। लेकिन ये जो विस्टाडोम ट्रेन है इसमें आपको वाईफाई मिलेगा। इसमें आपको बहुत बार आप जब ट्रेन में सर्विस ट्रेवल करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट वाले भी चढ़ जाते हैं। ट्रेन में सीट तो 80 होती है लेकिन बैठने वाले 160 लोग होते हैं। लेकिन इस ट्रेन में अगर आपको 44 सीट दी गई है तो 45वां आदमी नहीं चढ़ सकता। आपको वाईफाई की सुविधा दी गई है। आपको मैं बताना चाहूंगा, ट्रेन का जो बाजू का विंडो होगा वो कंप्लीट नीचे से लेकर ऊपर तक ग्लास का होगा। आपको ऊपर भी जो विंडो रहेगी वो भी ग्लास की रहेगी। इसके अलावा आपको इसके अंदर बहुत सारी सुविधा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल 180 डिग्री आपकी ये जो ट्रेन की सीट होगी वो 180 डिग्री रोटेट करेगी। और भी बहुत ज्यादा इसमें सुविधा दी गई है। तो जम्मू एंड कश्मीर की पहली जो विस्टाडोम ट्रेन सर्विस है ये कहां पर शुरुआत की गई है? आपको इस साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर है श्रीनगर। ये श्रीनगर स्टेशन से सर्विस स्टार्ट की गई है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। विस्टाडोम, अब क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि ये विस्टाडोम जो ट्रेन रहेगी इसके जो कोचेस है ना, ट्रेन के जो डब्बे हैं वो कौन बनाएगा? आईसीएफ बनाएगा। कौन बनाएगा? आईसीएफ। सब लोग लिखते हुए चलेंगे। अब आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि कहां पर स्थित है? हो सकता है आईसीएफ का इस बार क्वेश्चन पूछ ले कि आईसीएफ की ये जो फैक्ट्री है ये कहां है? चेन्नई में। कहां पर है? चेन्नई में। एक और होता है एलएचबी, लिंक हैफमैन बुश। मैं आपको पहले लिंक, एक एलएचबी। सबसे पहले इतना सबको समझ में आया अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अब मैं बताना चाहूंगा आईसीएफ और एलएचबी का डिफरेंस। आईसीएफ और एलएचबी सब लोग लिखेंगे। इंडिया में जो ट्रेन के डब्बे बनाए जाते हैं वो दो अलग अलग कंपनीज बनाती है। एक कंपनी का नाम है आईसीएफ और एक का क्या है? एलएचबी, लिंक हॉफमैन बुश। और ये तो मैंने बता दिया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये आपका कंसेप्ट रहेगा, सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है। जितनी भी बड़ी एग्जाम्स है, चाहे वो सीडीएस हो, एफकेट हो, एनडीए, व्हाटएवर बी द एग्जाम, मैं बताना चाहूंगा उसमें ऐसी चीजें आपको मल्टी लाइनर में देखने को मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीएफ, ये याद रखिएगा, जो एलएचबी है ये जर्मन बेस्ड कंपनी है, ये इंडिया की हेल्प करती है। अब मैं बताना चाहूंगा दोनों कोचेस में फर्क क्या होता है। अगर ट्रेन का कुछ बना रहे तो अगर आईसीएफ की अगर कोई कोच है उसमें जो ट्रेन की स्पीड रहेगी वो मैक्सिमम चल सकती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। लेकिन अगर वो एलएचबी अगर किसी ट्रेन में कोचेस है तो वो चल सकती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब आप जो नीले डब्बे होते हैं आपके ट्रेन के, उसमें देखे होंगे जब भी चलती है बहुत ज्यादा आवाज आती है, बहुत ज्यादा। अगर इसमें मान लेते हैं 100 यूनिट आवाज हो रही है तो याद रखिएगा इसमें जो ट्रेन की आवाज है आप अंदर बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। इसमें 40% इसके मुकाबले आवाज नॉइस कम आएगी।
तो ये याद रखिएगा, ये कुछ डिफरेंस होता है दोनों में। इसके पूरे नीले डब्बे होते हैं। और याद रखिएगा स्टार्टिंग में जो वो विस्टा डोम कोचेस था वो बना रहा था आपका LHB, लेकिन अभी कौन बना रहा है? ICF। ICF की फैक्ट्री कहां पर लोकेटेड है? चेन्नई। मैं बताना चाहूंगा चेन्नई का पहले भी हमने निकनेम देख चुके हैं। चेन्नई का निकनेम था आपका हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां पर बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी था, और एक था गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। 3 मैंने निकनेम्स आपको चेन्नई के बता के रखे थे। अब बात कर रहे हैं ट्रेन की, तो इसके ऊपर मैं एकदम स्टैंडर्ड डेटा दूंगा जो ट्रेन के ऊपर पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी भी एग्जाम में। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853। ये सब लोग लिख लेंगे, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रेन चली। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 1925। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रेन किस देश में चली थी? वर्ल्ड की मैं फर्स्ट ट्रेन की बात कर रहा हूं, ये वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रेन की बात कर रहा हूं। ये चली थी इंग्लैंड में। पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1828 में। हमारे इंडिया में कब चला था? 1853 में, तो ज्यादा गैप नहीं है। हो सकता एक और क्वेश्चन पूछा गया था, फादर ऑफ इंडियन रेलवे जिसे कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये है फादर ऑफ इंडियन रेलवे। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में टोटल जितने भी रेलवे जोन्स है उसमें सबसे लार्जेस्ट रेलवे जोन जो कि है नर्दर्न जोन। नर्दर्न जोन, ऐसे सब क्वेश्चन है। एक और एग्जाम में इवन इंडियन रेलवेज की, आपने NTPC एग्जाम नाम का नाम सुना होगा। अगर आपको TC बनना है, स्टेशन मास्टर बनना है, असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट बनना है, तो आपको रेलवे NTPC की एग्जाम देनी होगी। NTPC की 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताओ। डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन। ऐसे देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, जब भी कोई चीज की करंट में न्यूज चल रही है उसका बैकग्राउंड भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। करंट टू कन्वेंशनल अप्रोच कहा जाता है इसे। अगर करंट अफेयर में कोई चल रहा है कोई चीज, तो उसके बैकग्राउंड पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा बेसिक स्टैंडर्ड डेटा है। अभी भी लगातार मैं रेलवे पे बात कर सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा सेशन। अभी हम थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या देखना चाहिए। फिलहाल एक और चीज जो रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905। और इंडिया की फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ये आप लोग सब लोग लिख लेंगे। चलिए आज की फिलहाल नेक्स्ट न्यूज अभी देख लेते हैं क्या है। अरिंदम बागची। अरिंदम बागची, इन्हें इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है यूएनओ। मैंने हमेशा कहा है कभी भी अगर आपका न्यूज में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये न्यूज स्टार कर लेनी है, ये आपकी सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज है। अरिंदम बागची जिसे इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की थोड़े से बैकग्राउंड की, कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। हो सकता है थर्ड क्वेश्चन पूछे कि इंडिया इसका मेंबर कब से बना? 1955। हो सकता है इसका आपको चौथा तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब रखी गई थी? तो 10 जनवरी 1946 में। याद रखिएगा 45 में बना, बट लेकिन फर्स्ट मीटिंग हुई 1946 में। हो सकता है आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, पांचवा क्वेश्चन इस तरीके से कि भारत का पहला प्रधानमंत्री, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर हिंदी में स्पीच देकर आए थे। इसके ऐसा नहीं है कि उसके पहले भारत के कोई प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन जब भी हम वो विदेश की यात्रा करते थे वो इंग्लिश में जो स्पीच होती थी वो डिलीवर करते थे। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री
जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाके हिंदी में स्पीच दिए थे? 1977 की बात है और आंसर होगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको ये याद रखना है। हो सकता है आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछ ले कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो क्या है, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 2001 में। सब लोग नोटिस करिएगा, नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी 1901 और एग्जैक्ट 100 साल जब कंप्लीट हुए नोबेल प्राइज को 2001 में, तो उसी समय में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता रखना चाहिए। एक चीज और बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? ट्रिग्वे ली कहा जाता है इन्हें, और ये कहां के थे? नॉर्वे। मैं बताना चाहूंगा, रिसेंट के एग्जाम में पता है प्रश्न में ही डाल दिया गया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो ट्रिग्वे ली थे। क्वेश्चन क्या पूछा था? वो किस देश से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैंने ये बताया है नॉर्वे। हर बार कहता हूं, एक एक शब्द पे क्वेश्चन बनते हैं। अब जिन्हें ये पता था कि ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है, उनका फिर भी क्वेश्चन छूट जाता, क्योंकि अगर देश आपको नहीं पता है, हर इंसान का कंट्री पता रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फर्स्ट एशियन बात कर रहा हूं मैं, एशिया का पहला व्यक्ति जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल बना, यू थांट। आपको ये याद है, यू थांट, एच काम करनी है यहां पर, ठीक है, यू थांट। और अगर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो म्यांमार। मैं लिख के दे रहा हूं, इतना मोर देन इनफ होगा आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैक्ट्स। आपको इतना याद रखना है, मल्टी लाइनर में आप धमाल मचा के आओगे एग्जाम में। चलिए अब आ जाते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है। अच्छा, सबसे रिसेंट एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, ये भी यूएनओ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सब लोग स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड, देखिए, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, इसे इसका निकनेम है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। आपको ये भूलना नहीं, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, ठीक है। एंड पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, पुलिस ऑफ द वर्ल्ड, ये किसे कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको मैंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 ऑर्गन्स बताए हैं, ये उसी का पार्ट है। ये दोनों जो है ये इसके अंग कहलाते हैं। वैसे तो इसके 6 अंग हैं, 6 ऑर्गन्स है। हमने क्या डिस्कस किया है? केवल 2, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का निकनेम क्या है? पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड या पुलिस ऑफ द वर्ल्ड। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। रिसेंट में त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? गांगुली। तो त्रिपुरा, आप यही याद रखें, त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। मेरे ख्याल से सौरभ गांगुली को सब कोई जानते हैं। तो त्रिपुरा के, अभी हमने कल देखा था त्रिपुरा के रिसेंट में लॉर्ड इंदिरा, हमने ये ट्रिक बनाई थी। त्रिपुरा के अभी नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है मिस्टर इंदिरा। कैसे याद किए थे? त्रिपुरा में त्रि है, त्रि से भगवान याद करना है, और भगवान हमने कौन सा याद किए थे? इंद्र। कल हमने उड़ीसा भी याद किया था, मिस्टर दास। ये वहां के कौन है? गवर्नर है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। अभी त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली, और यूनाइटेड किंगडम नहीं है ये, उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट, याद रखिएगा। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ये अपॉइंट किए गए हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जीएसटी के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। रिसेंट में फोन पे के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है आमिर खान। भारत पे के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सलमान खान। ड्रीम 11 के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। आपको ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया रिसेंट में अभी बर्ड फ्लू फ्री, इंडिया को अभी रिसेंट में बर्ड फ्लू फ्री कंट्री डिक्लेयर किया जा चुका है। अभी इंडिया में एक भी केसेस बर्ड फ्लू के नहीं देखे गए हैं। ठीक है, बर्ड फ्लू को क्या कहा जाता है? H5N1, ये सब लोग लिख लेंगे, H5N1। बर्ड फ्लू का आपको ये नाम भी याद रखना है, उसका सेकंड नेम क्या हो जाता है? H5N1। एवियन इन्फ्लुएंजा भी उसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एवियन इन्फ्लुएंजा। अब बात कर रहे हैं इंडिया में ये जो बीमारी है बर्ड फ्लू पूरी तरीके से इरेडिकेट की जा चुकी है। इससे रिलेटेड कोई और बीमारी के हम देख लेते हैं। बीमारी से रिलेटेड और हमने क्या देखा था? पोलियो, यहां सबको पता होगा। भारत पोलियो मुक्त 2013 में ही बन चुका था। ये आपको एक तथ्य याद रखना है। अभी जैसे बर्ड फ्लू इंडिया को कब डिक्लेयर किया गया है? 2023 में। तो 10 साल पहले इंडिया को घोषित किया गया था कि इंडिया में अब एक भी पोलियो के पेशेंट्स नहीं है। तो इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? 2013। बर्ड फ्लू कब फ्री डिक्लेयर किया गया? 2023। अभी इंडिया का लक्ष्य है, टारगेट है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त हो जाएंगे। ये इंडिया का टारगेट है। यानी आने वाले 2 साल में भारत से हम जितने भी ट्यूबरक्लोसिस नाम की जो बीमारी होती है इसको हम मुक्ति पा लेंगे। एक भी पेशेंट भारत में नहीं बचेगा। ये हमारा टारगेट है। टारगेट के ऊपर अलग से क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का टारगेट क्या है टीबी मुक्त बनने का? 2025। हो सकता है आपके एग्जाम में मलेरिया पूछ लिया जाए, तो मलेरिया मुक्त भारत 2030 तक हो जाएगा। इतना मोर देन इनफ होगा इस न्यूज के लिए। तो इस न्यूज से रिलेटेड मैंने 3 एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए कि इंडिया पोलियो फ्री हुआ कब? 2013, टीबी 2025 में हो जाएगा और मलेरिया 2030 में हो जाएगा। आज की चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। क्या है? भोपाल पुलिस स्टेशन, भोपाल पुलिस स्टेशन, ये इंडिया का फर्स्ट पुलिस स्टेशन बना है, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन, जिसे अभी आईएसओ का सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है। याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन जिसे अभी आईएसओ का सर्टिफिकेट मिला है वो कौन सा है? भोपाल पुलिस स्टेशन। आईएसओ की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं कि आईएसओ का ये रिसेंट याद रखिएगा, आईएसओ का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है वो मैं बता देता हूं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, आपको ये याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा। और इंडिया का पहला पुलिस स्टेशन जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है वो कौन है? भोपाल। अब मैं बात कर रहा हूं इंडिया के फर्स्ट की, इंडिया के फर्स्ट पुलिस स्टेशन की, तो ऐसी न्यूज कवर कर लेते हैं जो इंडिया में फर्स्ट रिसेंट में हुआ है। इंडिया की फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? कोई बताना चाहेगा? इंडिया की फर्स्ट ट्रैफिक लाइट मुक्त सिटी कोटा बन गई। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोटा। ओके, आपकी सेकेंड न्यूज है, इंडिया में रिसेंटली फर्स्ट वेटलैंड सिटी डिक्लेयर किया गया था जिसका नाम था उदयपुर। उदयपुर। अच्छा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया ना कि वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रैफिक लाइट सिटी का नाम बताना है, तो आंसर है थिम्पू, जो कि किसका कैपिटल है? भूटान। तो वर्ल्ड की फर्स्ट सिटी जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी वो थी भूटान की थिम्पू। और इंडिया की फर्स्ट कौन सी है? कोटा। और इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी कौन सा है? उदयपुर। चलिए आज की, और इंडिया में रिसेंट में इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी सांची, जो कि कहां है? मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी है? अयोध्या। ये सब आपका रिकॉल आ जाता है। ठीक है, चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। कौन सी है? रिसेंट में आसाम में काटी बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। कहां पर सेलिब्रेट किया गया? आसाम में।
आपके एग्जाम में फेस्टिवल्स के ऊपर भी फोकस किया जाता है। हमने थोड़े दिन पहले तेलंगाना का एक फेस्टिवल डिस्कस किया था, बोनालू। ये आपके एग्जाम का पार्ट रह चुका है। बोनालू फेस्टिवल ये कहां का है? तेलंगाना। हमने तमिलनाडु का एक किया था डिस्कस, पोंगल। हमने मणिपुर के डिस्कस किए थे, शंघाई फेस्टिवल। इसके अलावा शिरुई। आपके लिए फेस्टिवल से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है अभी हाल फिलहाल में जो भी स्टेट्स में फेस्टिवल बनाए गए हैं मैंने सारे लिख दिए हैं। एक और चीज आपके लिए आसाम में जो अभी चल रहा था, आसाम में कई बार आपके एग्जाम में ना नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ज्योग्राफी के पार्ट में। तो हो सकता है आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन चलिए थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स मैं आपको बता देता हूं। एक लाइन बताऊंगा, केवल वो लाइन अगर आपने याद रख लिए आपको आसाम के मेजॉरिटी जो नेशनल पार्क से याद रहेगा। आपको ये याद रखना है, मानस ने डिब्रू से कहा ना बेटा ना वो मेरी है। इसी में टोटल 3 नेशनल पार्क हो गए। तो फर्स्ट नेशनल पार्क हो गया मानस, दूसरा हो गया डिब्रू से कहा कि ना बेटा ना वो मेरी है, तो ना मेरी, ये तीसरा हो गया। अब वो बोल रहा है मानस किससे? डिब्रू से, कि ना बेटा ना वो मेरी है। मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? एक गर्ल की। तो गर्ल का नाम है यहां पर रायमोना। रायमोना। ये 4 नेशनल पार्क है, आपको ये याद रखना है। 7 में से 4 नेशनल पार्क आज हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट है मानस, दूसरा है डिब्रू साइखोवा, तीसरा है नामेरी और चौथा है रायमोना। ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नेशनल पार्क से पूछा जाता है। कई बार आप एनडीए में भी देखेंगे 4 नेशनल पार्क यहां दे दिए जाते हैं और 4 स्टेट्स यहां, आपको बोला जाता है मैच द फॉलोइंग लगा लो। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, जिसे रिसेंट में रिलीज किया गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसमें टॉप मारा है, कोई बताएगा? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में टॉप मारा है अर्जेंटीना। नहीं सॉरी, अर्जेंटीना ये लास्ट पे, लास्ट पोजीशन पे कौन है? अर्जेंटीना। और यहां पर इंडिया की रैंकिंग क्या है? 45th। हमने थोड़े दिन पहले एक और इंडेक्स की बात की थी, पीस इंडेक्स। इसमें टॉप किसने मारा है? आइसलैंड। इंडिया की पोजीशन 126। हमने हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की थी, फिनलैंड ने टॉप मारा है, इंडिया की रैंकिंग है 126। जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग है 127, टॉप मारा है फिर से आइसलैंड ने। आइसलैंड में, और ये एक और चीज यहां पर एक फैक्ट मैं बताना चाहूंगा, ये जो जेंडर गैप इंडेक्स होता है इसका मतलब ये है कि किसी देश में लड़के और लड़कियों में भेदभाव कितना कम हो रहा है। जितना कम भेदभाव होगा टॉप पे वही कंट्री रहेगी। तो टॉप पे सबसे कम भेदभाव दुनिया में किस देश में किया जाता है लड़के लड़कियों में? आइसलैंड। सबसे पीसफुल कंट्री भी आइसलैंड। सबसे दुनिया की खुशहाल कंट्री फिनलैंड। यहां पर ये आपको, और इनोवेशन इंडेक्स हमने ये भी डिस्कस किया था। इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है 40, टॉप मारा है स्विट्जरलैंड ने। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखना है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आज यहां पर आपका न्यूज खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।